आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंदौर में सीएम मोहन यादव ने लिया तगड़ा एक्शन, ट्रैफिक डीसीपी को हटाया। चक्राता से संपर्क कटा, टॉन्स नदी का पुल गिरा। जाने देहरादून में बादल फटने से आई बाढ़ के बाद क्या है हालात। टीईटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मायने क्या है, योगी सरकार के फैसले का कितना असर। उत्तराखंड हिमाचल में तबाही, अब यूपी बिहार समेत कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट। ना सीमाएं खुली, ना देश अपनाने को तैयार। आसिम मुनीर की ट्रंप से फिर होगी मुलाकात, इस बार शहबाज भी होंगे साथ। ना नेपाली कांग्रेस ना कम्युनिस्ट, पड़ोसी देश में ये पार्टी फहराएगी परचम। चोकोबार से लेकर दूध, घी, पनीर तक सब कुछ हुआ सस्ता, देखिए मदर डेयरी के नए रेट। पहले कुनिका के लिए भिड़े शहबाज, अब उन्हें घर से बाहर करने की मांग। और औकात में आया पाकिस्तान, एशिया कप से हटने की दी थी धमकी। ट्रक हादसे के घायलों से मिलकर इंदौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कठोर कार्रवाई की है। घायलों से पहले उन्होंने हादसे का कारण पूछा, इसके बाद एसीपी से लेकर कांस्टेबल तक की छुट्टी कर दी है। साथ ही मृतक के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। उन्होंने पीड़ित परिवारों को हौसला दिया है। इंदौर पहुंचने के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि दुर्घटना अत्यंत हृदय विदारक थी और उस पीड़ा से वे रात भर परेशान भी रहे। उन्होंने मृतक के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए सहायता की घोषणा की। साथ ही घायलों के परिवारों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं घायलों के इलाज का खर्च भी सरकार वहन करेगी। देहरादून में देर रात बादल फटने से भारी तबाही हुई, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई और 5 लापता है। टॉन्स नदी का जलस्तर बढ़ने से सहस्त्रधारा सहित कई रिहायशी इलाकों में मलबा फैल गया। कई घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल ध्वस्त हो गया, जिससे चक्राता और विकासनगर का संपर्क टूट गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देर रात बादल फटने की घटना से भीषण तबाही मची है। तेज बारिश और बादल फटने की घटना से जनजीवन प्रभावित हुआ। देहरादून के सहस्त्रधारा और आसपास के क्षेत्रों में बादल फटने से टॉन्स नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी के बहाव से रिहायशी इलाकों तक मलबा पहुंचा, जिससे कई घरों और दुकानों को नुकसान हुआ। राज्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में लगे हैं। देश भर में लाखों शिक्षक इस समय तनाव और असमंजस की स्थिति से गुजर रहे हैं। वजह है सुप्रीम कोर्ट का हालिया ऐतिहासिक फैसला, जिसमें साफ कहा गया है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले हर शिक्षक को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के भी लाखों शिक्षक परेशान हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रिवीजन बेंच में चुनौती देने का निर्णय लिया है। रिवीजन बेंच का फैसला क्या आता है, वह भविष्य के गर्त में है। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने शिक्षकों को आंदोलित कर दिया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो शिक्षक पहले से ही नौकरी कर रहे हैं और जिनकी सेवा अवधि 5 साल से ज्यादा शेष है, उन्हें अगले 2 साल के भीतर टीईटी पास करना ही होगा, अन्यथा उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। वहीं जिनकी सेवा अवधि 5 साल से कम बची, उन्हें तो छूट मिलेगी, लेकिन प्रमोशन का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा। योगी सरकार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिवीजन बेंच में चुनौती दिए जाने के फैसले पर चर्चा शुरू की गई है। शिक्षक संगठनों की ओर से इस प्रकार की मांग लगातार की जा रही थी, इसलिए इसे शिक्षकों की मांग के बाद लिया गया निर्णय माना जा रहा है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति में लोगों की मुश्किलें बढ़ाती है। सड़कों और कॉलोनियों में जमा पानी अब केवल यातायात और जीवन को प्रभावित नहीं कर रहा, बल्कि स्वास्थ्य संकट भी खड़ा हो गया है। हिमाचल, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश के बाद 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं अब भारत मौसम विभाग ने उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और
सिक्किम में अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। आईएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान के कुछ हिस्सों, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों से आज वापस चला गया है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच उसने लोगों को जगह खाली करने को कहा ताकि वो हमास के ठिकानों को टारगेट कर सके। हालांकि ये आसान नहीं। अव्वल तो वहां की नाकेबंदी ऐसी है कि बाहर नहीं निकला जा सकता, और अगर कोई बाहर आ जाए तो कम ही देश है जो गाजा वासियों को शरण देने को तैयार है। गाजा पट्टी पिछले 2 सालों से हमास और इजराइल के लिए लड़ाई का मैदान बना हुआ है। अब इजरायली आर्मी जंग के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है, जहां तो आतंकी गुट हमास को खत्म करने का ऐलान कर चुकी। इस बीच गाजा निवासियों को चिताया जा रहा है कि वे जगह खाली करके चले जाएं, लेकिन कहां, इस पर चुप्पी है। दरअसल गाजा में चारों तरफ से नाकेबंदी है, जिससे वहां के लोगों का बाहर निकलना आसान नहीं। दूसरा कोई देश नहीं जो गाजा वासियों को अपनाने को तैयार हो। न्यूयॉर्क में होने वाले यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सत्र को लेकर इस बार पाकिस्तान में गहमागहमी कुछ ज्यादा है। वजह आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार उनके साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी होंगे। वहीं ट्रंप, जिनके लिए पाकिस्तानियों ने कुछ दिनों पहले तक नोबेल प्राइज की डिमांड कर डाली थी, क्योंकि उन्होंने खुद को भारत पाकिस्तान जंग खत्म करवाने वाला मसीहा बता दिया था। अब ये सवाल है कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है? क्यों हर बार आर्मी चीफ अमेरिका का चक्कर लगाने निकल पड़ते हैं, और क्यों ट्रंप, जो खुद को हर बार डील मेकर बताते हैं, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस तक बुला चुके हैं? पड़ोसी देश नेपाल एक बार फिर राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। इस देश में राजशाही खत्म होने और आधिकारिक तौर पर लोकतंत्र की स्थापना के बाद सबसे मुश्किल दौर में है। वर्ष 2008 में नवनिर्वाचित संविधान सभा ने नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। इसके बाद यहाँ 2015 में नया संविधान लागू हुआ था, लेकिन केवल 10 वर्षों में ही जेन ज़ी की क्रांति में यह मुल्क पूरी तरह बिखर गया। यहाँ पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी है। उन्होंने 6 माह के भीतर देश में चुनाव कराने की बात कही। ऐसे में चुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। नेपाल में अभी तक कम्युनिस्ट पार्टियों और नेपाली कांग्रेस का दबदबा है। ये दल भी अभी तक देश की शासन की बागडोर संभालते रहे हैं, लेकिन इन सभी दलों के घोर भ्रष्टाचार में डूबे होने के आरोप लगे हैं। इस बीच एक नई पार्टी चर्चा में है। वह पार्टी 2022 में बनी है। इसका नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। मदर डेयरी ने जीएसटी में की गई हालिया कटौती के बाद दूध, घी, बटर, पनीर से लेकर मिल्क शेक, आइसक्रीम समेत कई डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम घटा दिए हैं। मदर डेयरी के एमडी मनीष बंडलिश ने बताया है यूएचटी यानी अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर कम कर दी गई है। 77 रुपए वाला यूएचटी दूध अब 75 रुपए में मिलेगा। वहीं 200 ग्राम वाला पनीर अब 92 रुपए में मिलेगा। 500 ग्राम के बटर पर अब 20 रुपए बचेंगे। इसका दाम 305 रुपए से घटकर 285 रुपए तक कर दिया गया है। मदर डेयरी का 1 लीटर घी वाला पाउच अब 675 रुपए की जगह 645 रुपए में मिलेंगे, यानी इस पर भी 30 रुपए बचेंगे। बिग बॉस 19 को शुरू हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। शो में आए दिन लोगों के चेहरे बदल रहे हैं। जो प्रतियोगी कभी किसी के समर्थन में थे, वो अब विरोध में नजर आ रहे हैं। हाल ही में शो का नया प्रोमो रिलीज हुआ, जिसमें शहबाज बतेशा बिग बॉस से अपील कर रहे हैं कि कुनिका को घर से बाहर निकाल दिया जाए। एशिया कप 2025 से हटने की धमकी देने के 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान अपने औकात में आ गया। भारत से मिली करारी हार और हाथ मिलाने के विवाद के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धमकी की राजनीति से यू टर्न ले लिया है। भारत के खिलाफ मैच के दौरान रेफरी एंटी पाइक्रॉफ्ट को लेकर हंगामा खड़ा करने वाले पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि अगर पॉटक्राफ्ट को एशिया कप से नहीं हटाया गया तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। लेकिन अब टूर्नामेंट से बाहर होने का असली डर सामने आया तो पाकिस्तान ने
तुरंत कदम पीछे खींच लिए। सोशल मीडिया पर खूब शोर मचाने और बहिष्कार की बातें करने के बाद अब पीसीबी चुपचाप पीछे हट चुका है। आईसीसी ने मैच रेफरी पाइक्रॉफ्ट को हटाने से साफ इनकार कर दिया। अब आईसीसी के इस फैसले के बावजूद पीसीबी ने टूर्नामेंट छोड़ने का कोई औपचारिक रुख नहीं अपनाया। यानी साफ है कि पाकिस्तान केवल हवा में बात कर रहा था, लेकिन असलियत में टूर्नामेंट छोड़ने की हिम्मत उसके पास नहीं थी।